चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं सेफ्टी एंड हेल्थ का पार्ट 3 भाग। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। ए सेफर विधि, बी मुंह से मुंह विधि, सी मुंह से नाक विधि या तो फिर डी नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। बात हो रही किस बारे में? कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया यानी कृत्रिम श्वसन विधि के बारे में बात हो रही है। तो कृत्रिम श्वसन विधि कितने प्रक्रिया से अपनाई जाती है? 4। एक क्या? सेफर, दूसरा सिल्वेस्टर, तीसरा माउथ टू माउथ, और चौथा है आपका माउथ टू नोज। माउथ टू नोज। तो कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया का जो सेफर विधि होता है, यह विधि तब अपनाई जाती है जब पीड़ित के पीठ पर चोट हो या तो फिर छाले पड़ गए हो, तो कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया की सेफर विधि अपनाई जाती है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि सेफर विधि में पीड़ित को किसके बल लिटाया जाता है, तो याद रखना है सेफर विधि में पीड़ित को लिटाया जाता है पेट के बल। ठीक है। दूसरा है आपका सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि तब अपनाई जाती है जब पीड़ित के पेट या तो फिर छाती पर छाले पड़ गए हो, यानी छाती पर कह सकते हैं चोट हो, तो कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया के सिल्वेस्टर विधि अपनाई जाती है। और इस विधि में पीड़ित को किसके बल लिटाया जाता है? किसके बल लिटाया जाता है? पीठ के बल लिटाया जाता है। पीठ के बल लिटाया जाता है। ठीक है। यानी सिल्वेस्टर विधि कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया में कब अपनाई जाती है? जब पीड़ित के पेट या तो फिर छाती पर चोट हो या तो फिर छाले पड़ गए हो। और किसके बल लिटाकर ये प्रक्रिया अपनाई जाती है? पीठ के बल लिटाकर। तीसरी जो हमारा कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया है वो है हमारा माउथ टू माउथ। और ये प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब पीड़ित को श्वसन में कठिनाई हो रही हो, मतलब उसको श्वास लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए माउथ टू माउथ यानी अपने मुंह से उसके मुंह में हवा भरी जाती है। और ये कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया की माउथ टू माउथ प्रक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया में पीठ को किसके बल लिटाया जाता है? पीठ के बल। और फिर कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया अपनाई जाती है। चौथा जो है हमारा माउथ टू नोज, यह प्रक्रिया भी तब अपनाई जाती है जब पीड़ित को श्वसन में कठिनाई हो, मतलब कि सांस लेने में उसको दिक्कत आ रही हो, तब माउथ टू नोज प्रक्रिया अपनाई जाती है। और इस प्रक्रिया में भी पीड़ित को पीठ के बल ही लिटाया जाता है, याद रखना है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि छाती और पेट में चोट हो तो कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया की कौन सी विधि अपनाई जाती है? कहाँ पर चोट हो? पेट या तो फिर छाती में। तो कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया की कौन सी विधि? सिल्वेस्टर विधि। और इसी सिल्वेस्टर विधि को ही
नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि कहा जाता है। यानी सिल्वेस्टर विधि को ही क्या कहा जाता है? नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण संक्रमण हो सकता है? ए विद्युतीय नुकसान के कारण, बी जैविक नुकसान के कारण, सी शारीरिक खतरा के कारण, या तो फिर डी मानसिक नुकसान के कारण। बात हो रही किस बारे में? संक्रमण के बारे। संक्रमण यानी इसको क्या कहा जाता है? इन्फेक्शन। तो जो संक्रमण होती है वह एक प्रकार का हमारा जैविक खतरा होती है। जैविक खतरा होती है जिसे क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल हजार्ड। बायोलॉजिकल हजार्ड। और जैविक खतरा में इन्फेक्शन के अतिरिक्त वायरस, बैक्टीरिया, फंगी और प्लास्ट पेस्ट भी आती है। ठीक है, यानी जैविक खतरा हमारा क्या क्या हुआ? एक हुआ इन्फेक्शन, एक हुआ वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्लास्ट पेस्ट। ये सभी बायोलॉजिकल हजार्ड यानी जैविक खतरा के अंतर्गत ही आती है। और क्वेश्चन आपसे पूछा संक्रमण के बारे, तो संक्रमण किस कौन से खतरा के अंतर्गत आती है? जैविक खतरा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? ए चेतावनी चिन्ह, बी आवश्यक चिन्ह, सी निषेधक चिन्ह, या तो फिर डी सूचनात्मक चिन्ह। तो ये किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह है? आवश्यक चिन्ह। आवश्यक चिन्ह। आवश्यक चिन्ह क्यों है? क्योंकि ये एक प्रकार का पीपीई है। पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जिसका नाम दस्ताना है और इससे हाथ में पहनी जाती है। कहाँ पर? हाथ में पहनी जाती है। ठीक है, यानी ये सुरक्षा चिन्ह कौन सी सेफ्टी साइन यानी सुरक्षा चिन्ह के अंतर्गत आती है? आवश्यक चिन्ह। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? ए चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना पड़ता है, बी चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना पड़ता है, सी मलहम लगाना पड़ता है, या तो फिर डी चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना पड़ता है। तो जो व्यक्ति पीड़ित है यानी जिसको एक्सीडेंट हुई, तो उसके रक्त के बहाव को रोकने के लिए, यानी हमें यदि उसके रक्त के बहाव को रोकना है, यानी रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करी जाती है? चोट लगे हुए भाग पर दबाव डाली जाती है। यानी चोटिल भाग पर दबाव डाली जाती है। इससे क्या होगा? जो रक्त का बहाव हो रहा है
वो रुक जाएगी उसको दबा के रखने पर। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? ए विद्यालय, बी संरक्षित, सी असंरक्षित, या तो फिर डी पैदल क्रॉसिंग। तो इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? पैदल क्रॉसिंग। इसके अतिरिक्त यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सचेतक चिन्ह के, सचेतक यानी वार्निंग साइन के पृष्ठभूमि का कलर क्या होता है? पृष्ठभूमि का जो कलर होता है वो कैसा होता है? पीला कलर, यानी कह सकते हैं पीला रंग के। और यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि इसका बॉर्डर या पट्टी का रंग कैसा होता है, तो याद रखना है आपको इसके बॉर्डर या पट्टी का रंग काला होता है। और यदि आपसे पूछे कि सचेतक चिन्ह जो बनाई जाती है वो कौन सी कलर से बनाई जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी काले रंग से ही बनाई जाती है। और इसकी आकृति कैसी होती है? यानी कि सचेतक चिन्ह की आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार। कैसा? त्रिभुजाकार। ठीक है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सचेतक चिन्ह का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है? पैदल क्रॉसिंग। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 1 किलो ओम, बी 70 किलो से 100 किलो ओम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, सी 10 किलो ओम, या तो फिर डी 100 ओम लगभग। बात हो रही किसका? बात हो रही किसका? प्रतिरोध का। किसका? प्रतिरोध का। कहां पर? शरीर पर। कहां पर? शरीर पर। तो शरीर के भीतरी भाग पर प्रतिरोध अलग होता है, यानी इंटरनल जो पार्ट होती है उसका प्रतिरोध अलग होती है, और बाहरी भाग का प्रतिरोध अलग होती है। बाहरी भाग यानी कहां पर? त्वचा पर। त्वचा यदि गीली अवस्था में हो तो प्रतिरोध का मान अलग होता है, और त्वचा यदि शुष्क अवस्था में हो तो प्रतिरोध का मान अलग होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन यदि आपसे पूछे कि शरीर के भीतरी भाग का प्रतिरोध कितना होता है, तो भीतरी भाग का प्रतिरोध 1 किलो ओम होता है, यानी कितना? 1000 ओम होता है। यदि क्वेश्चन पूछे कि बाहरी भाग के त्वचा का गीली अवस्था में प्रतिरोध कितना होता है, तो गीली अवस्था में जो प्रतिरोध होता है वो होता है 10 किलो ओम, जिसे हम 10,000 ओम भी कह सकते हैं। तीसरी बात क्या? यदि शुष्क अवस्था में त्वचा का प्रतिरोध पूछे तो कितना होता है? 70 किलो ओम से 100 किलो ओम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। और यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो ये आपको याद रखना है, शरीर का प्रतिरोध 1 किलो ओम यानी कि 1000 ओम होता है। यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि शरीर के कान का प्रतिरोध कितना होता है, यानी कि
इस कान से इस कान के बीच का प्रतिरोध पूछे तो आपको याद रखना है दोनों कान के बीच का प्रतिरोध 100 ओम लगभग होती है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, 1 किलो ओम, यानी कितना, 1000 ओम। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी मान की विद्युत धारा बहने पर बिजली झटके के दौरान त्वचा जल सकती है। ए 200 मिलीएम्पियर से अधिक, बी 10 मिलीएम्पियर से अधिक, सी 20 मिलीएम्पियर से अधिक, या तो फिर डी 30 मिलीएम्पियर से अधिक। बात किस बारे में हो रही है, विद्युत धारा के बारे। कहां पर, शरीर में, यानी शरीर में प्रवाहित विद्युत धारा के बारे। तो आपको याद रखना है मानव के शरीर में यदि 200 मिली एम्पियर से अधिक की विद्युत धारा बहे तो हमारा त्वचा जल सकती है, यानी त्वचा जल सकती है। और यदि 10 मिलीएम्पियर से अधिक की करंट हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए तो क्या होगा, झटके का अनुभव होगा, यानी कह सकते हैं झटके का एहसास होता है। और यदि 20 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर के बीच करंट बहे तो क्या होगा, श्वास में रुकावट आएगी, श्वास में रुकावट आएगी। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितनी मान की विद्युत धारा बहने पर बिजली झटके के दौरान त्वचा जल सकती है, यानी कितनी मान की विद्युत धारा बहने पर त्वचा जल सकती है, 200 मिली एम्पियर की मान बहने पर। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पीड़ित के पेट या सीने पर छाले पड़ गए हो तो कृत्रिम श्वास प्रक्रिया की कौन सी विधि अपनाई जाती है। ए सिल्वेस्टर, बी सेफर, सी मुंह से मुंह या मुंह से नाक, या तो फिर डी ऑक्सीजन। यानी चोट कहां पर लगी है, चोट कहां पर लगी है, पेट या तो फिर सीने पर। और यदि पेट या सीने पर चोट लगी है या तो फिर छाले पड़ गई हो तो कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया की कौन सी विधि अपनाई जाती है, सिल्वेस्टर विधि। कौन सी विधि, सिल्वेस्टर विधि। और सिल्वेस्टर विधि को ही नेल्सन विधि भी कहा जाता है। यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित को किसके बल लिटाया जाता है तो ये भी आपको याद रखना है, किसके बल लिटाया जाता है, पीठ के बल, पीठ के बल। और आपको क्वेश्चन में पूछा है कि सीने पर छाले पड़ गए हो तो कृत्रिम श्वास प्रक्रिया की कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो कौन सी विधि अपनाई जाती है, सिल्वेस्टर विधि। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्षेत्र एवं कार्यशाला में धूम्रपान निषेध है कौन से सुरक्षा चिन्ह के अंतर्गत आती है। क्या निषेध है, धूम्रपान निषेध है, यानी धूम्रपान निषेध है हमारे निषेधक चिन्ह के अंतर्गत आती है।
निषेधक चिन्ह के अंतर्गत आती है। यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि निषेधक चिन्ह की पृष्ठभूमि का रंग कैसी होती है, पृष्ठभूमि का रंग कैसी होती है, तो पृष्ठभूमि का रंग कैसी होती है, सफेद। कैसा, सफेद। और यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि बॉर्डर का रंग कैसा होती है, बॉर्डर यानी कि जो बाहरी आवरण या तो फिर पट्टी कहिए उसको, पट्टी का जो रंग होती है वो कैसा होती है, लाल। कैसा, लाल। और वो भी कैसा, क्रॉस युक्त, यानी पट्टी का रंग कैसा होती है, क्रॉस युक्त लाल होती है। यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि निषेधक चिन्ह कौन सी कलर से बनाई जाती है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि निषेधक चिन्ह काले रंग से बनाई जाती है। किस रंग से, काले रंग से। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसकी आकृति कैसी होती है, तो इसकी जो आकृति होती है यानी कि निषेधक चिन्ह की जो आकृति होती है वो वृत्ताकार होती है। ठीक है, यानी निषेधक चिन्ह की पृष्ठभूमि कौन सी कलर से होती है, सफेद। बॉर्डर का रंग लाल यानी क्रॉस युक्त लाल। चिन्ह काले रंग से बनाई जाती है और आकृति कैसी होती है, वृत्ताकार। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि धूम्रपान निषेध कौन सी सुरक्षा चिन्ह के अंतर्गत आता है, तो कौन सी, निषेधक चिन्ह, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से कौन आग लगने का मुख्य कारण हो सकता है, ए ऑक्सीजन, बी तापमान, सी ईंधन, या तो फिर डी ए, बी और सी तीनों, यानी ऑक्सीजन, तापमान और ईंधन तीनों से ही आग लग सकती है। तो आग किन चीजों के परस्पर मिलने से लगती है, तीन चीजों के, क्या क्या, फ्यूल, हीट, या तो फिर पहले के ऑक्सीजन और हीट, यानी तीन चीजों के परस्पर मिलने से किसका निर्माण होता है, फायर, यानी आग का निर्माण होता है। किसका, आग का निर्माण होता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्र प्रयोग करने के कितने चरण होते हैं, ए 4, बी 2, सी 3, या तो फिर डी 1। बात हो रही किस बारे में, अग्निशामक यंत्र का प्रयोग, अग्निशामक यंत्र का प्रयोग। तो अग्निशामक यंत्र का प्रयोग 4 चरणों से होती है। क्या क्या, पी, ए, एस और एस, जिन्हें हम पास के नियम से जानते हैं। किस नियम से जानते हैं, पास के नियम से। पास के नियम में पी का मतलब क्या होता है, पुल, यानी खींचना। किसको खींचना, किसको खींचना, उसमें जो पिन लगी होती है, यानी कि अग्निशामक यंत्र में जो पिन लगी होती है उसको खींचा जाता है। दूसरा क्या है, ए फॉर होता है एम लगाना, यानी लक्ष्य साधना। लक्ष्य साधना, यानी जहां पर आग लगी होती है वहां पर लक्ष्य साधा जाता है, यानी पिन खींचने के बाद सेकेंड स्टेज में लक्ष्य साधा जाता है। और तीसरा स्टेज जो है स्क्वीज किया जाता है। स्क्वीज मतलब दबाना, यानी जो लीवर होता है अग्निशामक यंत्र का उसको दबाया जाता है। और जो लास्ट स्टेज हमारा एस है, यानी स्वीप किया जाता है। स्वीप यानी जो अग्निशामक यंत्र का जो पाइप होगा उसको चारों तरफ घुमाया जाता है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि अग्निशामक यंत्र
प्रयोग करने के कितने चरण होते हैं, यानी कितने चरण, 4 चरण, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विधि द्वारा आग पर काबू पाया जा सकता है, ए स्टार्विंग, बी स्मूथरिंग, सी कूलिंग, या तो फिर डी या तो स्टार्विंग से, या तो स्मूथरिंग से, या तो फिर सी कूलिंग से। तो बात किस बारे में हो रही है, आग के बारे। तो आग किन चीजों के परस्पर मिलने से बनती है, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। यदि तीनों चीज का परस्पर मेल हुआ तो ही हमारा आग का निर्माण हो सकती है। यदि इन तीनों चीज में से फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट में से किसी एक को भी रिमूव कर दिए, किसी एक को भी रिमूव कर दिए तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। ठीक है, तो यदि हम फ्यूल को रिमूव करते हैं, फ्यूल को रिमूव करते हैं तो इस प्रक्रिया को स्टार्विंग कही जाती है। क्या कही जाती है, स्टार्विंग कही जाती है। यानी फ्यूल को रिमूव कैसे करेंगे, स्टार्विंग विधि द्वारा। किस तरीके से, पृथक करके। किसको पृथक करके, यानी जहां पर आग लगी हो वहां से फ्यूल को अलग करके। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को यदि हम रिमूव करेंगे तो ये प्रक्रिया हमारी स्मूथरिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्मूथरिंग। और स्मूथरिंग प्रक्रिया में ऑक्सीजन को कैसे रिमूव की जाती है, कंबल, कंबल ढककर, या तो फिर रेत का प्रयोग कर, रेत या तो फिर बालू का प्रयोग करके स्मूथरिंग विधि अपनाई जाती है। तीसरा है हमारा हीट, यानी हीट को रिमूव करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कूलिंग। हीट यानी तापमान, तो तापमान को हम रिमूव कैसे करेंगे, कूलिंग करके। तो कूलिंग कैसे करेंगे, जल का यूज करके, जल का यूज करके। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस विधि द्वारा आग पर काबू पाया जा सकता है। तो किस विधि द्वारा आग पर काबू पाया जा सकता है, स्टार्विंग विधि द्वारा भी, स्मूथरिंग विधि द्वारा भी और कूलिंग विधि द्वारा भी। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसीय पदार्थ में लगी आग आग के किस वर्ग में आता है, ए क्लास ए, बी क्लास बी, सी क्लास सी, डी क्लास डी। यानी गैसीय पदार्थ में लगी आग आग की किस वर्ग में आता है, क्लास सी वर्ग में। क्लास सी वर्ग में कौन कौन सी आग आती है, या तो आग गैसीय पदार्थ में लगी होनी चाहिए, या तो आग लाइव वायर में यानी कि बिजली में लगी होना चाहिए, तो वो क्लास सी के अंतर्गत आती है। यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि क्लास सी के फायर को बुझाने के लिए कौन सी अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो कौन से अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ड्राई पाउडर का, ड्राई पाउडर का यूज किया जाता है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि गैसीय पदार्थ में लगी आग आग के किस वर्ग में आती है। तो गैसीय पदार्थ में लगी आग आग के किस वर्ग में आती है, क्लास सी में। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युतिक उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए कौन से अग्निशामक यंत्र प्रयुक्त होती है, ए जलयुक्त अग्निशामक यंत्र, बी झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र, सी शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र, या तो फिर डी CO2 अग्निशामक यंत्र।
या तो फिर हेलोन CTC CCl4 वाला अग्निशामक यंत्र। CTC मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड और CCl4 उसका रासायनिक सूत्र होता है। तो आग लगी कहाँ पर है? वैद्युतिक उपकरण में। वैद्युतिक उपकरण में। और जो वैद्युतिक उपकरण में आग लगती है ये कौन सी वर्ग में आती है? क्लास डी वर्ग में। क्लास डी वर्ग में। और क्लास डी के आग को बुझाने के लिए हेलोन या CTC या CCl4 का प्रयोग किया जाता है। यानी हेलोन के लिए उसको या तो फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए या तो फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड का रासायनिक सूत्र CCl4 के लिए यानी हेलोन अग्निशामक यंत्र का प्रयोग की जाती है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आता है? ए वायुमार्ग, बी शोषण, सी परिसंचरण या तो फिर डी ABC तीनों। बात हो रही है किस बारे? प्राथमिक उपचार के बारे। किस बारे? प्राथमिक उपचार के बारे। तो प्राथमिक उपचार के बारे यानी प्राथमिक उपचार के अंतर्गत क्या क्या आती है? ABC। क्या आती है? ABC। ये मतलब एयरवेज। ये मतलब एयरवेज। बी मतलब ब्रीदिंग। और सी मतलब होता है सर्कुलेशन। एयरवेज मतलब प्राथमिक उपचार की फर्स्ट स्टेज ए यानी एयरवेज, इसमें पीड़ित व्यक्ति के वायुमार्ग को चेक करी जाती है। बी मतलब ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या चेक की जाती है? उसकी श्वसन को चेक की जाती है कि उसको सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। और सी मतलब सर्कुलेशन मतलब क्या चेक की जाती है? ब्लड का परिसंचरण यानी रक्त का परिसंचरण चेक की जाती है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि प्राथमिक उपचार के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो क्या क्या आता है? वायुमार्ग आता है शोषण ये भी आता है, परिसंचरण ये भी आता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से सुरक्षा चिन्ह का पृष्ठभूमि नीला रंग का होता है? ए निषेधक, बी आवश्यक, सी सूचनात्मक या तो फिर डी सचेतक, जिसे हम चेतावनी या तो फिर सावधानी चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। यानी पृष्ठभूमि का बात हो रही है। कैसी पृष्ठभूमि का? नीले रंग का। कैसे? नीले रंग का। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि नीले रंग की जो पृष्ठभूमि होती है वो सूचनात्मक चिन्ह की होती है। सूचनात्मक चिन्ह की होती है। इसके अतिरिक्त यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसकी आकृति कैसी होती है, यानी सूचनात्मक चिन्ह की जो आकृति बनी होती है वो किस प्रकार से होती है, तो इसकी आकृति वर्गाकार होती है। यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि सूचनात्मक चिन्ह को कौन सी रंग से बनाई जाती है, यानी चिन्ह को कौन सी रंग से बनाई जाती है? सफेद कलर से। कौन सी? सफेद कलर से। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि नीले रंग का पृष्ठभूमि कौन से सुरक्षा चिन्ह का होता है, यानी कौन सा सुरक्षा चिन्ह का? सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह का। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्डाइजेशन 5S अवधारणा के
कौन से स्टेप में आता है? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 या तो फिर स्टेप 5। तो स्टैंडर्डाइजेशन 5S अवधारणा के कौन से स्टेप में आती है? यानी अवधारणा कितनी होती है? 2। एक क्या 5S, दूसरा क्या 5A। तो जो 5S की फर्स्ट स्टेप यानी स्टेप 1 जो होती है उसे शॉर्ट कहा जाता है। स्टेप 2 जो होती है उसे सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट कहा जाता है। स्टेप 3 जो होती है उसको साइन कहा जाता है। स्टेप 4 जो होती है उसको स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। और जो स्टेप 5 होती है उसे सस्टेन कहा जाता है। ठीक है, यानी 5S अवधारणा के प्रथम स्टेज यानी प्रथम स्टेप को क्या कहा जाता है? शॉर्ट, SORT शॉर्ट। दूसरा स्टेप सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट, तीसरा साइन, चौथा स्टैंडर्डाइजेशन और पांचवा आपका सस्टेन होता है। और आपसे पूछा गया है कि स्टैंडर्डाइजेशन कौन से स्टेप के अंतर्गत आता है? यानी कौन से स्टेप? स्टेप नंबर 4। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरों के प्रकार हैं? ए शारीरिक खतरा, बी केमिकल खतरा, सी जीव विज्ञान संबंधी खतरा, डी मैकेनिकल खतरा या तो फिर इनमें से सभी। तो बात हो रही है व्यवसायिक खतरे के बारे। तो व्यवसायिक खतरे के अंतर्गत हमारी क्या क्या आती है? शारीरिक खतरा भी आती है, केमिकल खतरा भी आती है, जीव विज्ञान संबंधी खतरा भी आती है और मैकेनिकल खतरा भी आती है। इसके अतिरिक्त शारीरिक विज्ञान संबंधी खतरा भी आती है, ठीक है। और क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरे के प्रकार हैं क्या क्या? शारीरिक खतरा है क्या? ये भी है। केमिकल खतरा ये भी है। जीव विज्ञान संबंधी खतरा ये भी है और मैकेनिकल खतरा ये भी है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? इनमें से सभी। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शारीरिक खतरा के अंतर्गत नहीं आता है? ए सजावट, बी वाइब्रेशन, सी रेडिएशन या तो फिर डी रेडियोधर्मी। बात हो रही किस बारे में? शारीरिक खतरा के बारे। शारीरिक खतरा के बारे। तो शारीरिक खतरा हमारी क्या क्या होती है? शोर, यदि औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा शोर हुआ
तो किस वजह से होगा? वाइब्रेशन की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से। और यदि वाइब्रेशन हमारा शरीर ज्यादा हुआ तो क्या होगा? पहले गर्मी लगेगी, उसके बाद क्या लगेगा? ठंडा लगेगा। और गर्मी और ठंडा बार बार हमें लगी तो क्या होगा? हमारी जो सजावट है यानी जो मेकअप है वो खराब होगा। और इसके अतिरिक्त और एक शारीरिक खतरा आती है, उसको कहते हैं रेडिएशन। क्या? रेडिएशन। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन शारीरिक खतरा के अंतर्गत नहीं आता है? कौन नहीं आता है? सजावट आता है, वाइब्रेशन ये भी आता है, रेडिएशन ये भी आता है, तो आता क्या नहीं है? रेडियोधर्मी। क्या? रेडियोधर्मी। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इज राइट आंसर, जो शारीरिक खतरा के अंतर्गत नहीं आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन केमिकल खतरा के अंतर्गत आता है? ए ज्वलनशील, बी विस्फोटक, सी विषाक्त, या तो फिर डी क्षयकारी। यानी बात हो रही किस बारे में? केमिकल खतरा के बारे में। केमिकल खतरा के बारे में। तो केमिकल खतरा के अंतर्गत क्या क्या आती है? विस्फोटक, और ज्वलनशील, और विषाक्त, और क्या आती है? क्षयकारी। यानी जो केमिकल खतरा होती है उसके अंतर्गत विस्फोटक भी आती है, ज्वलनशील भी आती है, विषाक्त भी आती है और क्षयकारी भी आती है। पर ऑप्शन नंबर ई जो इनमें से सभी है वो दिया हुआ नहीं है। लेकिन केमिकल खतरा के अंतर्गत ये सभी के सभी आती है, यानी कि क्या कह सकते हैं? इनमें से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान संबंधी खतरा के अंतर्गत नहीं आता है। ए बैक्टीरिया, बी फंगी, सी इन्फेक्शन, डी वायरस, या तो फिर ई सेक्स। बात हो रही है जीव विज्ञान संबंधी खतरा के बारे में। यानी जीव विज्ञान संबंधी खतरा के बारे में। तो जीव विज्ञान संबंधी खतरा के अंतर्गत क्या क्या आती है? इन्फेक्शन, जिसे हम संक्रमण के नाम से जानते हैं, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, और क्या आता है? प्लास्ट पेस्ट। यानी इन्फेक्शन यानी संक्रमण भी आती है, जीव विज्ञान संबंधी खतरा के अंतर्गत आती है, बैक्टीरिया भी आती है, वायरस आती है, फंगी आती है, प्लास्ट पेस्ट आती है। और ऑप्शन में आपसे पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जीव विज्ञान संबंधी खतरा के अंतर्गत नहीं आता है। बैक्टीरिया आता है, फंगी ये भी आता है, इन्फेक्शन ये भी आता है, वायरस ये भी आता है, तो क्या नहीं आता है? सेक्स। यानी सेक्स जो है नहीं आता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ई इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्ट पेस्ट किस खतरा के अंतर्गत आता है? ए शारीरिक विज्ञान संबंधी खतरा, बी जीव विज्ञान संबंधी खतरा, सी मैकेनिकल खतरा, या तो फिर डी केमिकल खतरा। तो जो प्लास्ट पेस्ट होती है ना, प्लास्ट पेस्ट,
इसे पिछला क्वेश्चन में ही बता चुके हैं कि प्लास्ट पेस्ट जीव विज्ञान संबंधी खतरा क्या आती है, यानी जिसे हम बायोलॉजिकल हजार्ड कहते हैं, जीव विज्ञान संबंधी खतरा के अंतर्गत आती है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शारीरिक विज्ञान संबंधी खतरा के उदाहरण है? ए बढ़ती आयु, बी बीमारी, सी बुखार, या तो फिर डी इनमें से सभी। बात हो रही किस बारे, शारीरिक विज्ञान संबंधी खतरा के बारे। शारीरिक विज्ञान संबंधी खतरा के बारे। और शारीरिक विज्ञान संबंधी खतरा के अंतर्गत क्या क्या आती है? बढ़ती आयु, सेक्स, थकावट, बुखार और बीमारी। यानी ये पांचों चीज शारीरिक विज्ञान संबंधी खतरा के अंतर्गत आती है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन शारीरिक विज्ञान संबंधी खतरा के उदाहरण है। बढ़ती आयु है क्या है, बीमारी ये भी है, बुखार ये भी है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इनमें से सभी। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यानी सेफ्टी एंड हेल्थ चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक खतरा क्या है? ए धूम्रपान, बी अल्कोहल, सी अप्रशिक्षित, या तो फिर डी भावात्मक उत्तेजना। यानी बात हो रही है मनोवैज्ञानिक खतरा के बारे में। मनोवैज्ञानिक खतरा के बारे, यानी मनोवैज्ञानिक खतरा क्या क्या होती है? धूम्रपान, एल्कोहलिक्स और अप्रशिक्षित और आक्रामक बर्ताव, भावात्मक उत्तेजना, आक्रामक बर्ताव में क्या क्या, हिंसा, डराना धमकाना और यौन उत्पीड़न, ये सब मनोवैज्ञानिक खतरा के अंतर्गत आती है। इसके अतिरिक्त गलत प्रवृत्ति, अवहेलना और दुर्घटना प्रवृत्ति भी मनोवैज्ञानिक खतरा के अंतर्गत आती है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि मनोवैज्ञानिक खतरा है किसमें किसमें है? धूम्रपान में है क्या है, अल्कोहल में इसमें भी है, अप्रशिक्षित में इसमें भी है, और भावात्मक उत्तेजना यानी इसमें भी है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ई इनमें से सभी। चलिए आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं।